अदा करे तो शुक्र उसका, ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल के हैं, उनके फैसलों पे सवाल। हम भी कई बार जोश में कह देते हैं कि 6 महीने की तैयारी में सिलेक्शन, लेकिन शायद 6 महीने में अब नहीं है। कभी ना कभी ऐसा टाइम होता था कि मेरे फादर को मेरी नीड होगी और उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं होगा, तो ये एज अ सन अच्छी बात नहीं थी। प्रेमानंद महाराज जी को रोज सुनता है? यस सर, अब तो बिल्कुल मेरे को बहुत लेट मिले, एक्चुअली जल्दी मिल जाते मैं जल्दी क्लियर कर लेता। जैसे IIT बाबा है, वो बड़ा फेमस हुआ, फिर उसके विचारों में खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, हो गया वो। है ना। ऐसे और बड़े लोग आए। तो तुझे ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ लगती है प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कि सर देखो इन चीज़ों में ईमानदारी झलकती है? जब आप फेल होते हैं तो आप पर एक ही ऑप्शन होता है, क्लाइंब बैक टू द टॉप, ऊपर चढ़ना, बिकॉज गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। हार तो माननी ही नहीं है, कोशिश करते रहनी है जब तक सक्सेस ना मिले। तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आज आपसे मिलवाने जा रहा हूँ एक बच्चे से जो गुप्ता जी हैं। और अब बहुत बच्चे ऐसे देखने में मिल रहे हैं कि बड़ियों के बच्चे, लालाओं के बच्चे भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और ना केवल नौकरी की तैयारी कर रहे हैं बल्कि बहुत अच्छी अच्छी रैंक भी लेकर आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मिलाने जा रहा हूँ आपको एक बच्चे से जिसकी रैंक है 5। पाँचवीं रैंक है ना भाई? यस सर। हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आगरा जैसे शहर से हैं, है ना, और बहुत कम टाइम में इन्होंने तैयारी की और रैंक 5 तक पहुँचे। और ऊपर वाले ने चाहा तो लाला जी का इस बार CGL में भी सिलेक्शन हो जाएगा, नंबर अच्छे बन रहे हैं। तो आइए इस बच्चे से सारी बातें जानते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में एक एक चीज़ों को समझते हैं। इसकी क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे चीज़ों को तैयार करता था, कैसे दिखता था, कितना टाइम लगा इसे तैयारी करने में, और उन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। स्वागत है बच्चे तेरा। यस। अब बता तू अपने बारे में, लगभग 12th क्लास से। ओके सर, तो बेसिकली आई एम फ्रॉम आगरा। मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी सेंट एंड्रूज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो होम लोकेशन के पास में ही था, तो वहीं जाते थे। 12th मैंने क्लियर किया अपना, 94% थे मेरे। स्ट्रीम क्या था? एक्चुअली वैसे मैं लेना साइंस प्रेफर करता था, बट पापा ने और थोड़े से प्रिंसिपल सर ने भी इन्फ्लुएंस किया कि कॉमर्स लेना बेटर है, मैंने फिर कॉमर्स लिया था। फिर मैंने कॉमर्स के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा मेन स्ट्रीम था वो साइंस था, तो ज़्यादा बेटर रहता। बट 12th के बाद मेरे को लगा फिर अब SSC की लाइन मेरे लिए तो ओपन है, तो मैं उधर जाना प्रेफर करता। तो तुझे 12th के बाद ये महसूस हुआ कि SSC की लाइन प्रॉपर है? तो जी ये कैसे, किसी ने बताया, कोई वीडियो देखी, क्या कैसे पता चला SSC के बारे में? एक्चुअली मैंने ना 12th तक तो मतलब 10th में ये सोचा था IIT करना है मुझे, बट जब मैं 12th में आया फिर मुझे रियलाइज हो कि मैंने IIT तो वहीं छोड़ दी जहाँ मैंने साइंस नहीं छोड़ दी। फिर कॉमर्स लेकर मुझे रियलाइज हो कॉमर्स के आगे जो फील्ड है वो मेरे इंटरेस्ट से आउट है, तो फिर मैंने उसको लीव किया। मतलब तुझे लालाओं लोगों की तरह पैसे नहीं गिनने, ना हिसाब रखना। वही मेरा थोड़ा अलग ही रहता है। तो तेरा शरीर भी लालाओं वाला नहीं है? यस सर, मैं एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा, वर्कआउट वगैरह नॉर्मली रखता हूँ। नाइस। वो भी है, वो मेरी इस वजह से रनिंग और वर्कआउट रहता है मेरा। ब्रिलियंट। टाइम टेबल का पार्ट है। जैसे मैंने स्टडी की, अपने शेड्यूल को लेके मैं बताऊंगा, ये बेसिकली स्टार्ट हम शेड्यूल से ही करते हैं। अगर एक सही शेड्यूल होगा तो वो इजीली कोई भी अपने एम को अचीव कर सकता है। जैसे कि मैंने अपना जो शेड्यूल सेट किया उसमें ना मॉर्निंग का टाइम रखा, जब माइंड फ्रेश होता है तो हम लर्न अच्छा टाइम के हिसाब से बता सारा। ओके सर। जो लास्ट टाइम में मैं मतलब एकदम 4 मंथ अराउंड जो मेरा शेड्यूल रहा था वो कुछ इस टाइम से था कि मॉर्निंग में 4 या 4:30 पे मैं उठ जाता था। और फ्रेश वगैरह होके 5 से 7:30 तक पढ़ाई करता था। 7:30 से 8:30 तक फिर मैं अपने वर्कआउट वगैरह कर लिया थोड़ा, क्योंकि एक लाइन बाद हमारे क्या है ना, एफिशिएंसी डाउन होने लग जैसे मुझे रियलाइज होता था कि 2 घंटे हो गए हैं, तो मेरे को पता चल जाता कि इससे आगे मैं ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मैं उसको रीगेन करने के लिए वर्कआउट करता था उस टाइम। फिर वर्कआउट करने के बाद शॉप पर, जैसे मैंने बताया कि पापा का बिजनेस है, बजरंग आटा चक्की हमारी दुकान का नाम, बजरंग आटा चक्की। हाँ, तो उधर मैं जाता था थोड़ा टाइम के लिए, क्योंकि पापा को एक आर में नाना भी उठता था, पूजा करनी होती थी, तो उस टाइम पे मैं शॉप पर रहता था। फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करके वापस 10 बजे से मैं कंटिन्यू करता था अपनी स्टडीज़ पे। फिर मैंने फोकस किया 2-3 घंटे ऊपर पढ़ लिया। उसके बाद मैं ऐसा टॉपिक उठाता था जो नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, से वोकैबुलरी। जैसे हाँ, वोकैबुलरी वो बहुत ज़्यादा ऐसी भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा करना हो, और मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था उसमें, तो ईजी पड़ जाता था मेरे लिए। और कंप्यूटर साथ में लेता था, क्योंकि कंप्यूटर मेरा पिछले साल मेरा CHSL क्लियर हुआ था, बट कंप्यूटर रह गई थी सर, स्कोर अच्छा बना था CHSL में, तो इस वजह से मैंने कंप्यूटर पे ही फोकस किया। प्रॉपर 1 घंटा में रोज कंप्यूटर दी थी। उसके बाद 1 बज जाते थे, फिर वही मैं अपने नहा धो के खा पी के उसके बाद मैं वापस पढ़ने बैठ जाता। मैथ्स या मॉक वगैरह जो होते थे उस सबको ले लिया।
उसकी वजह से इवनिंग का टाइम होता था, अब मेरे को पता है मेरी एफिशिएंसी फिर डाउन जाएगी यहाँ पर, मैं रनिंग करने चला जाता था इस टाइम पर, मैं रनिंग करके आता था, उसके बाद फिर वही 10 बजे तक का जो टाइम बचता था, अब मेरी प्रॉपर एफिशिएंट हूँ मैं पूरा, तो मैं उस टाइम में फिर से कोई हार्ड सब्जेक्ट होता था जैसे जीके के कोर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इन सबको मैं पढ़ लेता था, और वही फिर 10 से 4:30 तक राउंड स्लीप। नाइस। अच्छा, तूने एक चीज़ जो बोली कि तूने कहा कि मेरा लास्ट टाइम कंप्यूटर की वजह से नहीं हुआ था। रह गया था। हाँ, तो बीच में एक चीज हम शायद स्किप कर गए कि 12th के बाद जो तूने ग्रेजुएशन बीकॉम सॉरी एक्चुअली दैट इज मैं आफ्टर 12th आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट जॉन्स कॉलेज इन आगरा, एंड आई कितने परसेंट मेरा अराउंड उसमें 75-76% अराउंड थे उसमें। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, वैसे मैंने सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी बेसिक प्रिपरेशन अपनी, पर डेडिकेटेडली थर्ड ईयर में की थी। उसके बाद फोर्थ मतलब जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तब मैंने लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा फोकस के संग करी। 23 के हाफ में खत्म हुई थी, फिर 24 पूरा ईयर मैंने दिया, और 25 में मतलब वही। तो तूने जैसे एक वर्ड बोला कि मैंने सेकंड ईयर से लगभग स्टार्ट कर दी थी, इस शब्द का अर्थ नहीं समझ पाया कि लगभग स्टार्ट कर दियो, फिर तूने कहा नेक्स्ट ईयर मैंने डेडिकेटेड कर दी, उससे नेक्स्ट ईयर बहुत ज्यादा डेडिकेशन। मतलब मैंने पहले एक टॉपिक वाइज पढ़ना, मतलब जैसे मैंने सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश उठाई थी, जीके को बिल्कुल इग्नोर किया, जो शायद मेरी मिस्टेक थी। अगर मैं जीके को भी साथ में कवर करता तो शायद और जल्दी क्लियर कर लेता, बट मैंने जीके को थोड़ा सा लाइट लिया, और इसकी वजह से मेरा जो स्कोर था वो मैथ्स और इंग्लिश का इंप्रूव हुआ धीरे टाइम के साथ, बट जीके का बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा था। फिर मैंने लास्ट में जीके पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, दैट्स व्हाई आई क्लियर्ड सीजीएल एंड सीएचएसएल एग्जाम। तभी तेरी रैंक 5 आई है जीएस में। हाँ, जीएस को बहुत ज़्यादा। अच्छा, तेरे नंबर और जो रैंक 1 बच्चा है, इन दोनों के नंबर में कितना डिफरेंस है ओवरऑल में? इसका तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट ज़्यादा नहीं होगा, अराउंड 4 to 5 नंबर में, 4 से 5 ही नंबर का डिफरेंस होगा। लेकिन एक बात इस बच्चे ने बहुत अच्छी कही कि इसने बहुत बड़ी गलती की, और इस गलती का एहसास इसे बाद में हुआ कि मैंने जीएस को उतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अगर मैं यही सवाल तुझसे दोबारा पूछूं कि तुझे जीएस पे अगर ध्यान देना होता उस समय, जब तू सेकंड ईयर में तूने मैथ चुना और इंग्लिश चुना, उस समय अगर तूने जीएस को चुना होता तो तू जीएस को कैसे तैयार कर रहा होता अब इतनी सारी समझने के बाद? बिल्कुल सर, मैं जो अब मैंने बिना किसी कोचिंग लिए? ये सब बिल्कुल, वो मैं कोचिंग वगैरह को प्रेफर करता भी नहीं था, ऑफलाइन तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, ऑनलाइन को मैंने फिर भी वैलिड माना है। बट जैसे मैंने अभी शेड्यूल बताया अपना, तो मेरा शेड्यूल डिवीजन इस टाइप से होता था कि उसमें हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दिया मैंने। मोस्ट टाइम में जीके को ही दिया था अभी, लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग से कर रहा होता तो मैं मैथ्स को 2 आवर्स तो देता ही देता स्टार्टिंग से, इंग्लिश को भी 2 आवर्स देता, उसके बाद जो भी टाइम मेरे पे बचा उससे मैं पहले जीके कवर करता, ना कि कंप्यूटर। अब मेरा सवाल यहीं पे है तुझसे कि तू जीके में क्या कवर करता, पढ़ने का क्या तरीका होता, क्या कंटेंट पढ़ता? जैसे कि है ना, मैंने जितना ऑब्जर्व किया उस एग्जामिनेशन में जो हम दे रहे हैं, साइंस का वैल्यू थोड़ी कम रहती है, और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी की ज़्यादा रहती है। करंट अफेयर्स का बहुत अनसर्टेन रहता है, आएंगे भी तो हम उसे कोई मतलब गारंटी नहीं है कि हम कर लेंगे। तो उस वजह से मैंने जो करंट अफेयर्स का टॉपिक था उसको लास्ट के लिए छोड़ा था, जो एक्चुअल में छूट ही गया था, बट बाय लक उसमें करंट अफेयर क्वेश्चन आए भी नहीं, और जो आते थे वो करंट थे भी नहीं। तो इस वजह से मैंने जो फोकस रखा था वो रखा था पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री पर। इन तीनों को अगर मैं डेली 1 आवर भी दे पा रहा हूँ अपने टाइम का, तो उसमें भी मैं अराउंड 2 मंथ्स में कवर कर सकता हूँ। मैं फिर से अपना सवाल दोहराता हूँ कि इसे तैयार करता किस चीज़ से? सोर्स, हाँ, सोर्सेज क्या लेता जीएस को तैयार उस समय, अगर तू सेकंड ईयर से जीएस को तैयार करना? देखिए, इस सवाल के पीछे का उद्देश्य ये है कि ये केवल यही बच्चा नहीं, लगभग अब हर एक बच्चा जो है ना, मुझे लगता है कि सिलेक्शन में अगर टॉप 10 रैंक ले लें या टॉप 100 रैंक ले लें, तो ये रैंक जो डिसाइडेड होता है ना, वो इन बच्चों से बात करके मुझे जो पता चला, वो सब कुछ जीएस पे डिसाइड आउट होता है। जिसका जीएस जितना बेटर होता चला गया, उसका रैंक उतना ही बेटर होता चला गया। मैंने ऐसे बच्चों के भी इंटरव्यू किए जिनके 500वीं रैंक थी, उनके भी मैथ में, रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर थे, ऑलमोस्ट इंग्लिश में भी लगभग पूरे नंबर थे, है ना। लेकिन सब कुछ मैटर आज के समय में जीएस हो रहा है। और जो इस बच्चे ने एक बात बहुत अच्छी की कि बहुत ज़्यादा कोचिंग के चक्कर से भी वो नहीं होना, आपको खुद पहले अपने आप का बेस मजबूत करना पड़ेगा, तभी जीएस मजबूत होगी। अब मैं उस सवाल को दोबारा आता हूँ, सोर्सेज क्या लेते? सर, सोर्सेज मैंने ना यूट्यूब पर ही सर्च की, जितना मेरे को मिला उसके अकॉर्डिंग। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कोई भी टीचर जो है वो कम अच्छा पढ़ा रहा है, सब टीचर अपने आप में बेस्ट है। ये इवन हम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टार्टिंग से गलती करते आते हैं, हम टीचर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इवन विदाउट स्टडिंग। पूरा हमने कोई प्लेलिस्ट ओपन भी की, उसे कंप्लीट नहीं किया, वी रिजेक्टेड द टीचर विदाउट हैविंग इन 5% ऑफ नॉलेज व्हाट दे हैड। तो हम उनकी नॉलेज को इग्नोर करके अपनी नॉलेज पे बिलीव कर लेते हैं, जबकि बिल्कुल गलत है। आप किसी टीचर को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उनसे कम से कम इतना ना पढ़े हो जो सफिशिएंट अमाउंट में हो, कम से कम प्लेलिस्ट आदि तो करिए हो आपने, तब आप ये चीज़ डिसाइड करिए कि वो टीचर कैसा है। बट स्टार्टिंग में मैं भी ये गलती करता था, मैंने कोई प्लेलिस्ट स्टार्ट की, एक वीडियो देखी, पसंद नहीं आई, समझ नहीं, छोड़ देते, है ना। बट यही गलती होती है हमारी।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए, ऐसी सीरीज़ है। तो एक कोई भी सीरीज़ हो उठाकर अगर मैं पूरा कंप्लीट किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ अब इस टॉपिक के क्वेश्चंस मैं कवर कर पा रहा हूँ इजीली। तो मुझे उस सोर्स पे बिलीव हुआ। अब मैंने बिलीव कर लिया तो फिर मैं करता गया, फिर मैंने चेंज नहीं किया। मैंने एक ही टीचर से पॉलिटिक्स भी पढ़ी है, एक ही टीचर से हिस्ट्री भी पढ़ी है, एक ही टीचर से ज्योग्राफी पढ़ी। फिर मैंने साइंस के लिए भी पी, सी और बी तीनों उन्हीं से पढ़े, मैंने चेंज नहीं किया। और उसमें भी वन शॉट लेक्चर होते हैं और प्लेलिस्ट होती हैं। मैंने जो चीज़ पढ़ी उसी को रिवाइज किया। अब मेन गलती ये भी होती है कि हम प्लेलिस्ट चेंज कर देते हैं कई बार, पर आप जब सेम सोर्स को रिवाइज करते हैं तो वो आप रिटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। बट अगर आप स्विच करते रहेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है कि आप रिटेन कर पाएं। अच्छा, तूने हमसे भी जो पढ़ा, सब टीचरों जो पढ़ा, तूने यूट्यूब पे ही पढ़ा, किसी का बैच तो नहीं लिया ना? सर मैंने एक गोपाल सर का इंग्लिश का बैच परचेस किया था, बट मेंस में टाइम पर वो मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया पहले सीजीएल का। एक्चुअली मैं सीजीएल 2022 क्लियर हो गया था, बट मैं अंडर ग्रेजुएट था तो वो छोड़ा था मैं। पर जब मैंने उसमें मेंस का बैच लिया था तो गोपाल सर से लिया था, और प्रीलिम्स मेरा हो गया था नॉर्मली खुद पढ़ के। और तो बाकी मैथ जैसा सब्जेक्ट तूने यूट्यूब से ही निपटा दिया? यस सर। आपकी बुक थी सर। मेन तो यही है कि जो आपकी बुक की एक तो विद देखिए, उसको अगर कोई इंसान कंसिस्टेंटली 2 बार कर लेगा तो मुझे तो नहीं लगता कि उसके मैथ्स अटक सकता है कहीं भी। हाँ, उसमें लगभग सारी चीजें हैं, और अगर उसको 2-3 बार तसल्ली से कर लिया जाए तो मतलब नहीं कि सवाल रह जाए। मेन गेम और कंसिस्टेंसी का है। मैक्सिमम जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। आप एक शेड्यूल सेट कर लेंगे, वो शेड्यूल पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम, उसके बाद वो उसे गिव अप कर देते हैं। तो यहाँ एक कंसिस्टेंसी फैक्टर रह गया। दूसरा, जैसा अभी मैंने बताया कि जो बुक है इसे पहले तो ओपन करने में ही बहुत ज़्यादा करेज की नीड होती है, क्योंकि मैंने जब उसे करना स्टार्ट किया था तो मैं खुद बहुत बार गिल्ट में आ जाता था करते करते ही ख़त्म कैसे करूँ। अच्छा। तो मैंने ऐसा दिया था, मेरे को पर डे मैंने सेट कर दिया अपने लिए चैलेंज कि मुझे 100 क्वेश्चंस करने हैं पर डे। नाइस। जो मेरे लिए हार्ड पड़ा था तो मैं करता था, लेकिन भले मेरे 4 घंटे जा रहे थे दिन के तो भी मैंने दिए, पर मैंने इसे कंप्लीट किया। अराउंड मुझे पहली बार 6 to 7 मंथ लगे इसे खत्म करने में, वो भी जब मैं 50 to 100 क्वेश्चन डेली किए। डेली करा? यस सर। और फिर एक बार हो भी गई, फिर यहाँ पे लोग गिव अप कर देते हैं। एक रिवाइज नहीं करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए मेरे को एक और बार इस बुक को उठाना पड़ा। फिर मैंने एक बार और कंप्लीट की, देन आई रियलाइज कि हाँ अब मैं मैथ्स में इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ कि मैं मॉक में इजीली पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर पा रहा था। जेन्युइन पॉइंट है। यस सर। अच्छा, मुझे एक चीज और बताना कि तूने लगभग कितना टाइम डेडिकेटेडली एसएससी को दिया तैयारी करने में? अगर डेडिकेटेडली बोलूँ तो 2 years प्रॉपर 2 years। तो इस 2 साल में तुझे ऐसी कौन सी चीज लगती है कि जो तुझसे गलतियां हुई, तुझे नहीं करनी चाहिए थी, और कौन सी ऐसी चीजें जो तूने बहुत अच्छी की, तू जो नए बच्चों को बताना चाहता है कि यार तुम ये चीज करोगे तो शायद सफलता का रास्ता जल्दी मिलेगा, और तुम शायद ये चीज नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर रहोगे? क्योंकि इस इंटरव्यू का असली मोटिव यही है कि आपसे अच्छी चीजें ली जाएं, जो आपसे गलतियां हुई उससे लोग पहले से सीख लें, गलती करके ना सीखें। बता। तो सर मेजर जो मेरी मिस्टेक, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने सेक्शन वाइज जो था उसमें सिर्फ 2 सेक्शन को स्टार्टिंग में किया, जबकि क्योंकि ये रियलाइज मैं बाद में कर पाया कि जो अब पैटर्न चेंज हुआ है उसमें जीके को मेंस में रखा गया है। मैंने स्टार्टिंग में उसी हिसाब से करी जिस हिसाब से पहले का पैटर्न था कि आपको मेंस में जाना है, 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इंग्लिश के, 100 क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के। इन दोनों पे फोकस करके मैंने सोचा था पूरा क्लियर कर जाऊंगा। बट थोड़ा सा ये भी है कि हाँ वहाँ पे लगने साथ नहीं दिया, जिस वजह से पैटर्न चेंज हुआ, और फिर मेरी जो प्रिपरेशन थी वो उस हिसाब से रह गई जो ओल्ड पैटर्न है। देन आई रियलाइज कि जीके का फैक्टर लैग कर रहा है मेरे से, फिर मैंने उस पर फोकस करना स्टार्ट किया, जो मैंने बहुत लेट कर दिया था, क्योंकि मुझे फिर भी कहीं ना कहीं यही ट्रस्ट था कि जीके ना हो फिर मैं कर लूँगा, जो एक्चुअल में गलती थी, मेरी मिस्टेक थी बहुत ज़्यादा। और मैं सबसे ज़्यादा जो मानता हूँ कि हाँ मेरे से सबसे बेस्ट पॉइंट जो ये रहा था कि हमारी एक चीज़ है कि हम डिटर्मिनेशन के साथ नहीं पढ़ पाते। ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स है वो लूज कर जाते हैं डिटर्मिनेशन। पर मेरे हिसाब से जो एसएससी है वो गेम ही सेक्रीफाइस का है। सेक्रीफाइस का, और अब थोड़ा टाइम टेकन भी प्रोसेस है। सर टाइम तो लगता है। अब ऐसा प्रोसेस नहीं है। हम भी कई बार जोश में कह देते हैं कि 6 महीने की तैयारी में सिलेक्शन, लेकिन 6 महीने में अब नहीं है। नहीं सर, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्किल्ड पर्सन हो वो कर लेते हैं अब भी, बट मेरे को अपने अकॉर्डिंग तो नहीं लगा था। हाँ, एवरेज पीपल की अगर हम बात करें तो अब टाइम लगता है, 1 साल से तो ज़्यादा लगता है। जी के अपने आप में इतना वास्ट सब्जेक्ट है, उसको रिवाइज करना तो और अब मुझे लगता है 1 साल में वो बच्चा बहुत अच्छे से कर पाएगा जो गलतियां एक भी ना करे। बिल्कुल सर। और राइट स्ट्रेटजी के साथ अपने डायरेक्शन को ले। बिल्कुल सर, है ना। अच्छा, आपने आपको मोटिवेट कैसे रखता था उस समय पे? सर ये बहुत अच्छा पॉइंट है एक्चुअली। मेरा जो मोटिवेशन का सोर्स, एक तो मैंने स्पिरिचुअलिटी पे फोकस रखा है, जैसे मैंने प्रेमानंद महाराज जी को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। अच्छा, है ना। उसके अलावा मेरा जो रहता था, जैसे मेरे को थोड़ा भी डिमोटिवेटेड फील होता है मैं रनिंग कर लेता था। रनिंग करने के बाद मेरे को इंस्टेंट से रीगेन हो जाता था एनर्जी, फिर उससे जितनी प्रॉब्लम्स वगैरह सब साइड करके अपनी स्टडी फोकस हो जाता था। बट कोई ना कोई फेस इंसान के, एक एस्पिरेंट की लाइफ में से कई फेसेस आते हैं जब वो सैड होते हैं, ग्लूमी,
डिस्पोनेंसी, लो स्पिरिट, डिप्रेशन, एंजाइटी, इतना सब एक संग आ जाता है। उस टाइम पर तो मेरे को भी मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता था कि स्टडी कर पाना, बट यहीं पे मैंने, यही मेरा पॉजिटिव पॉइंट है कि मैंने इस टाइम पे भी स्टडीज छोड़ी नहीं। ऐसा था कि मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा सैडनेस थी, बट स्टिल आई डेडिकेटेड माई 5 hours टोटली टू माई स्टडीज़। भले मेरे को बुक खुलने की भी हिम्मत ना हो, मैंने इस टाइम पे भी पढ़ाई की। ब्रिलियंट। जैसे मैंने बताया कि कई बार ऐसे ही टाइम पर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढें। मुझे नहीं लगता मोटिवेशन गलत है, बहुत लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन ऐसा करता है, मोटिवेशन ऐसा करता है, बट डिसिप्लिन में रहने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए। तो वो चीज़ मैंने देखी थी शॉर्ट्स के थ्रू, जो मैंने आपके ही चैनल से देखी थी एक्चुअली। मैं सच बताऊँ तो उसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया करूँगा, जैसे आपने समझाया उस चीज़ को लेकर कि हम जब बस में जाते हैं तो हम उस ड्राइवर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, हम एरोप्लेन में जाते हैं तो एरोप्लेन चलाने वाले पे हम ट्रस्ट कर लेते हैं, पायलट पे, लेकिन हम जो दुनिया चला रहा है पूरी, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ये चीज़ बहुत बाद में रियलाइज़ हुई कि हाँ, कहीं ना कहीं हम ये पॉइंट ही लैक कर रहे थे। जैसा आपने एक कोटेशन था उसका, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। तो ये चीज़ मेरे को बाय हर्ट इतना फील हुआ कि हाँ, मोटिवेशन इतना ज़्यादा बूस्टअप हो गया मेरा कि मेरे पे इतना करेज आया, मैं सब प्रॉब्लम्स को साइड करके अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर पाया। और ऐसा ही नहीं, ऐसे ही आपने एक और, मुझे याद आ रहा है भी वो वाला, एक और आपने ऐसे ही कोई बोला था गॉड से लेकर ही, उसका मेरे को अभी रिमाइंड नहीं कर पा रहा मैं, बट बहुत प्यारा था वो भी। और ऐसे एक मैंने वो देखा था, डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। आज आप कुछ ऐसा करो कि कल आप खुद का शुक्रिया करो। तो ये सारी जो बात है ना, वो मेरे को हिट करती है। हाँ, याद आया वो अदा करे तो शुक्र उसका, अरे मेरी जान, ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल के हैं, उनके फैसलों पे सवाल नहीं। तो आपकी ये जो कोटेशंस हैं वो सच में मेरे को इतना ज़्यादा बूस्ट करते थे, मोटिवेशन मैंने यही लिया है। और लास्ट में जब मेरी रैंक आई उसके बाद मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो मैंने मोटिवेशन लैक किया वो ये था कि हमारे घर पे हमारे मम्मी और पापा बैठे हैं, हम ये नहीं सोचते थे कि इनको इतनी खुशी मिलेगी हमारे सक्सेस से, वो हमारी सक्सेस का वेट कर रहे हैं, हम इनको भी तो मोटिवेशन मान सकते हैं। ये गलती है मेरी कि मैंने बहुत देर में रियलाइज़ किया, जब मेरी रैंक आई तब मैंने रियलाइज़ कि इनकी खुशी तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, जिनने हमारे लिए इतना किया, हम उनको खुश देख रहे हैं, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है। तो बिल्कुल सही, ये मैंने लास्ट में फोकस बहुत ज़्यादा लास्ट में रियलाइज़ किया कि हाँ, ये भी मोटिवेशन था मेरा। तो बहुत अच्छा यार, तेरे विचार बड़े अच्छे हैं। और मुझे लगता है इसकी जो विचारों में जो गहराई है, इसकी बातों में जो गहराई है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो अध्यात्म की तरफ मुड़ा है ना, उसकी वजह से गहराई है। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि आपकी अगर सैलरी मान लो 1 लाख रुपए है, आपकी सैलरी 1 करोड़ अगर महीने की कर दी जाए ना, लेकिन शर्त लगा दी जाए कि इसके बारे में आप किसी को नहीं बता सकते, तो मेरे दोस्तों विश्वास मानना, उस खुशी की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। आप उसको 1 करोड़ को कोई वैल्यू ही नहीं रखोगे। आपका 5 रुपया भी आप ज्यादा कमाते हैं ना, और आप अपने जाके अपने माँ बाप को बताते हैं, उसमें खुशी है ना। अकाउंट में पड़े रहे उसकी वैल्यू नहीं, आप अपने माँ बाप को जो प्राउड फील कराते हैं कि मेरी तनख्वाह 1 लाख हो गई, मैं सरकारी नौकरी लग गया, मैं AR रैंक 5 आया, है ना। पूरे भारत में ऑल इंडिया रैंक 5 आना अपने आप में बहुत बड़ा मतलब जिगरा चाहिए बच्चे को तैयारी करने के लिए, और साथ के साथ बहुत लंबा डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि कोई 1 महीने की या 1 दिन की जर्नी नहीं है, 6 महीने की जर्नी नहीं है, 2 साल की जर्नी है। और जैसा इसने कहा कि बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं स्टक हो गया, फंस गया बीच में जाके, डिप्रेशन भी आया, एंजाइटी भी आया, मूड स्विंग भी हुआ, और भी 70 चीज़ें आई प्रॉब्लम। और जब आदमी घर में रहता है, घर गृहस्थी में रहता है, तो समस्याएं आती हैं। लेकिन इसने एक चीज़ पकड़ी कि साला कुछ हो जाए, मुझे पढ़ना तो 5 घंटे तो बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है। और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे अंधेरे रास्ते होते हैं, खासकर ये कोचिंग की तैयारी करने वाले, मुझे लगता है कि अंधेरा बहुत दूर तक रहता है, लेकिन धीरे धीरे सहारा लेके छोटी छोटी चीज़ों का उस अंधेरे में चलते जाओ। मुझे लगता है कि चलना ही एक रास्ता है, चलते जाओगे तो ही वो अंधेरा पार होगा बेरोजगारी का। अगर आप बीच में खड़े होके और बस बैठ जाएं और ये सोचें मेरा अंधेरा दूर हो जाए, तो अंधेरा दूर नहीं होगा। अंधेरे के लिए ज़रूरी है चलना। और उससे भी बड़ी बात जो इस बच्चे ने बहुत अच्छी कही कि सही राह पर चलना, वो जल्दी आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताना कि तू लाइब्रेरी में पढ़ता था अपने घर पे? सर एक्चुअली मेरा लाइब्रेरी का सीन इसलिए नहीं बनता था बिकॉज आई हैव अ फैमिली बिजनेस। तो कभी ना कभी ऐसा टाइम होता था कि मेरे फादर को मेरी नीड होगी और उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, तो ये
एज अ सन अच्छी बात नहीं थी। तो फिर इस वजह से मैंने लाइब्रेरी में नहीं रहा। मैंने अपना टाइम फिक्स कर दिया, जैसे मुझे पता है कि मॉर्निंग का 8 to 9 का आवर जो है वो पापा को जरूरत पड़ेगी मेरी, तो मैं अपने आप जाके उस टाइम पे वहाँ होता था, तो पापा को बोलना भी ना पड़े ये चीज। बजरंग आटा चक्की। तो और ऐसा ही है ना, जब आफ्टरनून के टाइम पे 2 to 4 उस टाइम क्या होता है, जो काम करने वाले भी नहीं रहते हैं और पापा भी आराम करते हैं, तो उस टाइम मुझे पता है मुझे शॉप पर रहना है, तो मैं उस टाइम शॉप पर रहूँगा, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर बल्कि देखिए, अब भगवान को भी पता है कि हाँ, कर्म करना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा था कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक एस्पिरेंट की लाइफ में, क्योंकि अगर वो डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर वही फ्रस्ट्रेशन हुआ, टायर्ड हो गए, अनविलिंग हो गए, नहीं, वो सब आपको कहीं ना कहीं ओवरकम कर जाएंगे और आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे अपने गोल को लेकर। बट वहीं डिसिप्लिन आता है ना, जैसे कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को समझाया उनने कि अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मुझे दिख रहा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैं वही करूंगा, उससे अलावा कुछ नहीं। तो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जहाँ मुझे लगा कि शॉप पे रहना वहाँ मैं शॉप पे रहूँ, जहाँ मुझे लगा वहाँ पढ़ाई करनी है वहाँ मैंने पढ़ाई की। अगर आप कर्म को अपने सही से निभाते हैं तो आपको एंड रिजल्ट मिलेगा आपके कर्मों के अनुसार, और वो मुझे लिटरली अब मिला। तो ऐसा ही, जितना मैंने डेडिकेशन दिया उतना मुझे रिटर्न मिल गया, और सच बोलूं तो ये ज़्यादा है, इतना नहीं दिया मैंने जितना मुझे मिल चुका है, बहुत ज़्यादा सर उससे। ब्रिलियंट, डिसिप्लिन की वजह से जो भगवान ने मेरे को पावर दी, पेशेंस दिया इतना कि मैं कर पाया। प्रेमानंद महाराज जी को रोज सुनता है? यस सर, अब तो बिल्कुल। मेरे को बहुत लेट मिले एक्चुअली, जल्दी मिल जाते मैं जल्दी क्लियर कर लेता। कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुझे लगता है, ये मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, कि वो इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं? जैसे IIT बाबा है, वो बड़ा फेमस हुआ, फिर उसके विचारों में खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, है ना, ऐसे और बड़े लोग आए। तो तुझे ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ लगती है प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कि सर देखो इन चीज़ों में ईमानदारी झलकती है? हाँ सर, आपने खुद ही बोल दिया एक चीज़, ईमानदारी। और जितने भी मैंने स्टार्टिंग, सच बोलूँ तो स्टार्टिंग से मैं बहुत ही ज़्यादा दूर रहता था अध्यात्म से, बिकॉज मेरे को ट्रस्ट ही नहीं था कि हाँ ये सब कुछ रियलिटी भी हो सकती है। बिकॉज मैंने देखा है कि हाँ हमारे घर पे आएगा कोई, पैसे लेंगे चले जाएंगे, उसका तो कुछ नहीं था। इवन जिनकी बात सुन रहे हैं वो खुद इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं कि क्लियर हो रहा है कि हाँ इनका मोटिव क्या है और ये कर क्या रहे हैं। पर जब प्रेमानंद महाराज जी की बात सुनी तो ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये इंसान जो बैठे हैं हमारे सामने, वो पहला चीज़ कि अब कमाने नहीं बैठे, ये सिर्फ बांटने बैठे हैं, ये सिर्फ हमें नॉलेज देंगे। दूसरी चीज़, कहीं भी मेरे को इनकी कंट्रोवर्सी वैसी नहीं दिखाई जो और बाबाओं की दिख जाती थी हमको। और ये सबसे बड़ा पॉइंट इनका यही है कि ये पूरे ऑनेस्टी से काम करते थे, विदाउट एनी इनकम मोटिव, कि इनका ऐसा तो नहीं है कि पैसा कमाना है मुझको, पैसे तो इन सब त्याग के बैठे हैं। इनने खुद बताया अपनी स्टोरीज में कि अपनी मम्मी को छोड़ना पड़ा, पापा को छोड़ना पड़ा, बट उसके बाद भी इनने पूरी अपनी ईमानदारी से एक ही राह चुनी, भगवान को पाने की। इनने, और कई बार ऐसा होता है ना कि हम डिमोटिवेट फील करते हैं, तो ये कहते हैं अरे गिरा है तो उठ, खड़ा हो, फिर दौड़ लगा, अब अच्छा से अचीव करेगा। इनसे मुझे एक चीज़ समझ आई कि हाँ हम निराश होते हैं फेलियर की वजह से, बट फेलियर इज समथिंग वी शुड सेलिब्रेट, क्योंकि फेलियर और सक्सेस में बहुत डिफरेंस है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं सक्सेस हो जाऊँ अगर, तो मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला, सक्सेस ओनली गिव मी द प्लेटफॉर्म टू स्पीक, बट वॉट एवर आई एम गोइंग टू स्पीक, वॉट एवर आई लर्न, वॉट एवर आई एक्सपीरियंस्ड इज फ्रॉम द फेलियर्स ओनली। सक्सेस सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, बट फेलियर ने इतना सारा एक्सपीरियंस दिया है जो इनवैल्यूएबल है। ऐसे ही हम सक्सेस में अगर अचीव कर लेते हैं तो हम पे दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो उस पोजीशन को रिटेन करो, ईदर टू रिटेन एट द टॉप और फॉल बैक टू द बॉटम, या तो हम नीचे आ जाएंगे या फिर हम वहीं रह जाएंगे। बट जब आप फेल होते हैं तो आप पर एक ही ऑप्शन होता है, क्लाइंब बैक टू द टॉप, ऊपर चढ़ना है, बिकॉज गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। हार तो माननी ही नहीं है, कोशिश करते रहनी है जब तक सक्सेस ना मिले। बिल्कुल जेन्युइन बात है यार। और क्या फेलियर, इसलिए मैंने कभी फेलियर को ऐसा नहीं माना कि कुछ बुरा है, अच्छा लगता था मुझे। फेलियर से एक मोटिवेशन मिलता था, एक एनर्जी, एंथुसियाज्म मिलता था कि आगे बढ़ना है, अब की बार और अच्छे स्कोर करना है। अगर मैंने एक स्कोर भी इंप्रूव किया है ना अपने एग्जाम में, मैंने भले क्लियर ना किया हो, मेरा एक नंबर भी इंक्रीज हुआ है, तो वो मेरे लिए तो मेरी सक्सेस है ना, भले वो फेलियर और होगी नजर में। ब्रिलियंट। पहला ऐसा बच्चा है, नाम क्या था तेरा बच्चा? नवनीत गुप्ता। नवनीत गुप्ता, नाम भी बहुत प्यारा है। थैंक यू सर। ये पहला ऐसा बच्चा मिला है जो मुझे लगा है कि इसकी उम्र से ज़्यादा इसकी समझ है ना। इसको जीवन में क्या हासिल हुआ, क्या हासिल होगा, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसकी समझ इसकी उम्र से ज़्यादा है। बातों को गहराई से जानना, या यूँ कह सकते हैं कि उस पड़ाव पे है या उस रास्ते पे जहाँ ये बातों को गहराई से समझ सकता है। और मैं भी इस कन्वर्सेशन को इसी बात पे एंड करूँगा, बल्कि तू ही एंड कर उस वाली कहानी को कि जो तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हो। दोनों करते हैं, देखो स्टार्ट कर। बला तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। और एक लाइन और थी, वो कौन? जो वो अदा करे तो शुक्र उसका, ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल के हैं, उनके फैसलों पे सवाल। ब्रिलियंट। थैंक यू मेरे बच्चे। नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है कि आप मेहनत करते रहेंगे। आप मोटिवेट इसलिए मत होइएगा क्योंकि ये रैंक 5 है, हो सकता है कि रैंक 5000 भी होता,
तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हो सकता है ये रैंक 1 आता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसकी जर्नी से मोटिवेट होइए। और मैं अभी विजेंद्र जी के साथ, विजेंद्र मास जी के साथ एक पॉडकास्ट कर रहा था, उसमें उन्होंने एक बुक बताई थी कि एक, मैं नाम सा भूल रहा हूँ, उसमें कहानी ये थी कि हाँ, नाम निकल गया दिमाग से। उन्होंने एक कहानी बताई थी कि एक आदमी को कैंसर हो गया था। yes, तो वो हॉस्पिटल में पड़ा दुखी हो रहा था, तो बड़ा डिप्रेस हुआ कि यार मेरे को तो मृत्यु होनी है। तो बड़ा सोच रहा था भाई हॉस्पिटल के पैसे का इंतजाम घर वाले कैसे करेंगे, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। हाँ, उस बुक का नाम था जॉय ऑफ कैंसर। तो उन्होंने उस बुक में वो लिखा कि आप जिस दिन आप अपनी जर्नी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं ना, उस दिन आप सही मायने में विजेता कहलाते हैं। और जब तक आप किसी जर्नी को बोझ की तरह जीते रहते हैं ना, कि यार मैं तैयारी कर रहा हूँ, बस किसी तरह मेरा सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद आग लगे, यानी जब तक आप उस जर्नी में जीना नहीं शुरू करोगे ना, उस जर्नी का मज़ा लेना नहीं शुरू करोगे, उस जर्नी आपको लगातार काटेगी। और जिस दिन आपने मज़ा लेना शुरू कर दिया, विश्वास मानिए सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि जिसने जर्नी के चरम को छू लिया। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपके चेहरे पर नवनीत गुप्ता जैसा तेज हमेशा बना रहेगा। आपके मस्तिष्क में हमेशा अच्छी और बढ़िया बातें लगातार आती रहेंगी, और शायद आप इस बात के लिए भी तैयार होंगे कि आप सही आदमी की पहचान भी कर पाए। नमस्कार मेरे बच्चे, धन्यवाद बच्चे आपका, थैंक यू। थैंक यू आपका भी।